हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी 24, 25, 26, 27 के डेट में होने जा रही है। ये एक सुनहरा मौका है। कृपया करके आप लोग थोड़ा हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि ताकि आप अपने तैयारी को कैसे धार दे सकें, तैयारी को कैसे कम समय में आप पूरी कर सकें, क्योंकि हमारे पास गिने चुने 34, 35, 36, 37 दिनों हैं। तो ऐसे में हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, आपको पता ही है। बीपीएससी 2 पेपर लेने वाली है। एक पहला पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश होने जा रहा है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा जीएस का पेपर होगा अगर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्पेशल अभी स्ट्रैटेजी प्राइमरी टीचर को लेकर के है, जिसमें जनरल पेपर होगा, जिसमें जीएस, जिसको हम जीएस कह रहे हैं, जीएस में ये जनरल पेपर होगा जो बिल्कुल ये जनरल स्टडीज से जुड़ा हुआ पेपर होगा, जिसमें जनरली जैसे पेपर होते हैं इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। और ये इसका टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स की टाइमिंग होगी। अभी तक बीपीएससी ने सिलेबस को मेंशन नहीं कर रखा है, सिलेबस को क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। तो हम मान के चलते हैं कि जनरली जैसे बीपीएससी के पेपर होते हैं वैसे ही इसमें भी बीपीएससी के पेपर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, पिछले एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको रीड करने हैं। उसको बस रीड करना है ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरीके की सवाल करती है, बीपीएससी क्या आपसे चाहती है। आपको पता होगा कि ये जो बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होगा। तो हमको जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो बड़ी सॉलिड तरीके से बनानी है, ताकि कहीं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में हम मेरिट से बाहर ना हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी में हिस्ट्री टॉपिक की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री में एंशिएंट होता है, मेडाइवल होता है एंड मॉडर्न होता है। दोस्तों, पिछले कुछ 4-5 सालों का ट्रेंड यही रहा है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए हैं। अब मॉडर्न तो हमारा मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री को लेके होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार का काफ़ी विशेष योगदान रहा है। बिहार का बहुत कह सकते हैं समृद्ध इतिहास रहा है। तो मेनली एंशिएंट और मॉडर्न से ही बीपीएससी क्वेश्चन किया करती है, और बीपीएससी का क्वेश्चन करने का जो ज़्यादा रुझान होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ होता है। तो ऐसे में हम मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें करना है गांधी एरा से लेकर 1947 तक, या थोड़ा सा इससे अगर हम पहले जाते हैं तो ये 1885 से लेकर 1947 तक, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक। इसमें भी दोस्तों हमें गांधी जी के बारे में ज़्यादा हमको इसमें टाइम देना है। गांधी जी को ज़्यादा पढ़ना है। जैसे गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन शुरू होता है वो आपको पता ही होगा कि 1917 जो बिहार के चंपारण ज़िले से होता है। राजकुमार शुक्ल के कहने पे वो 3 कठिया जो प्रणाली है उसके विरोध में वो अपना आंदोलन शुरू करते हैं। वहीं से वो अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं और धीरे धीरे गांधी जी का कारवां वहीं से आगे बढ़ता जाता है। मतलब गांधी जी की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वो बिहार से शुरू होती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और वो आज़ादी के मुकाम तक पहुंचती है। फिर दोस्तों, जब हम आगे बढ़े, अब सवाल आता है कि इसमें हम क्या चीज़ की कौन सी बुक की स्टडी करें। तो मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा
कि परीक्षा वाणी की अगर आप किताब पढ़ सकते हैं तो आप सरसरी तौर पे एक बार परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास आप जरूर अध्ययन करें। सरसरी तौर पे, बहुत आपको डीप में नहीं जाना है, बहुत आपको गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री। दोस्तों मॉडर्न में वेटेज हमको मॉडर्न का मान के चलना है। 50% मॉडर्न से क्वेश्चन होने जा रहा है। इतिहास में आपको पता होगा कि 120 नंबर का अगर पेपर होगा तो इतिहास से आपको 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास से देखने को मिलेंगे। अगर 20 क्वेश्चन होता है तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, बाकी 10 क्वेश्चन में मेडाइवल होगा, एंशिएंट होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको मॉडर्न की तरफ आपको विशेष फोकस करना है। और फिर आते हैं एंशिएंट। आपको पता होगा कि भारत में महाजनपद की शुरुआत जो होती है वो उसमें विशेष योगदान जो होता है बिहार के पटना, जो आधुनिक पटना है वो कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था, वहीं से महाजनपदों की शुरुआत होती है। आप देखेंगे भारत की महान हस्ती जैसे गौतम बुद्ध, आप देखेंगे जैन धर्म को, ये कहीं ना कहीं बिहार में सेंट्रिक रहा है, किसी न किसी वजह से बिहार में सेंट्रिक रहा है। बिहार के बड़े बड़े शासक इनको प्रश्रय देते रहे हैं, बड़े बड़े शासक इनको मानते रहे हैं, इनकी आराधना करते रहे हैं। तो ऐसे में एंशिएंट हिस्ट्री का भी महत्व बढ़ जाता है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो एंशिएंट हिस्ट्री को दोस्तों पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट अगर आपके पास कोई किताब है तो वो लूसेंट है। इससे बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती। लूसेंट का आप एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेशली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और उसके बाद महाजनपद में आप पढ़ सकते हैं मगध। आप मगध को पढ़ सकते हैं। मगध में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, कैसे कैसे मगध का डेवलपमेंट हुआ, कैसे मगध की क्या परिस्थितियां बनी। दोस्तों ये कहानी के तौर पे पढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि कैसे मगध की शुरुआत होती है, एक छोटे से राज्य से शुरुआत होती है और कैसे वो एक बड़ा राज्य में तब्दील होता है, कैसे वो संसाधन संपन्न राज्यों में तब्दील होता है, कैसे वो इतना आधुनिक शक्तिशाली राज्य बनता है कि सिकंदर जैसा विश्व विजेता जो कहलाता है, अपने आप को कहलाता है या दुनिया भी मानती है, वो कैसे यहाँ जगह में प्रवेश नहीं कर पाता है। दोस्तों जब मगध डायनास्टी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आप ज़्यादा फोकस मौर्य पे करेंगे। मौर्य के बाद फिर आप धीरे धीरे आप आएंगे गुप्ता की तरफ आएंगे। फिर बिहार सेंट्रिक एक पाल वंश रहा है, फिर पाल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बुद्धिज़्म में जैसे आपको मेन फोकस करना है, बुद्ध की जो संगतियाँ हुई हैं, जैन की जो संगतियाँ हुई हैं, आप उसकी तरफ आपको विशेष फोकस करना है। एंशिएंट हो गया, एंशिएंट दोस्तों हो गया। एंशिएंट में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको, हाँ ये ज़रूर है कि हड़प्पा कल्चर की कुछ साइट्स जो बिहार में खोजी गई हैं, सर्च की गई हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री में मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ, सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है बस उस पर आप फोकस करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ना आपको मुग़ल पढ़ना है, ना आपको मराठा पढ़ना है, ना आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस दिल्ली सल्तनत को पढ़िए। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन अगर आने होंगे तो वहीं से पुट अप होते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अब हिस्ट्री के बाद हम आ जाते हैं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। एंशिएंट पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। और जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो बिहार के लिए स्पेशल कुछ किया है उसके बारे में हमको पढ़ना है। दोस्तों अब बात आती है, यहाँ हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब बात आती है ज्योग्राफी की।
ज्योग्राफी में दोस्तों बिहार ज्योग्राफी को हमको विशेष तरीके से अध्ययन करना है। जैसे बिहार की डेमोग्राफी, बिहार की फिजिकल ज्योग्राफी, बिहार की नदियाँ, बिहार के पहाड़, बिहार का जंगल, बिहार के डैम, बिहार का पक्षी अभयारण्य, बिहार का नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो दोस्तों ये रटने वाली चीज़ है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आप बिहार का एक ब्लैंक मैप लीजिए और बिहार में मैपिंग करिए। और दोस्तों सेम यही चीज़ें आपको इंडिया में पढ़नी है, इंडिया में पढ़नी है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों, तो जो पिछले 10 सालों का जो पेपर आप प्रीवियस ईयर पेपर को रीड करेंगे, उसमें पिछले 10 सालों में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, बस उसी को आपको करके जाना है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हुआ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, आपको माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ना है, आपको यहाँ के सॉइल के बारे में पढ़ना है, आपको यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों आप डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी में आपका एजुकेशन आता है, डेमोग्राफी में आपका रूरल अर्बन डेवलपमेंट आता है, ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड होती हैं। तो दोस्तों ये तो ज्योग्राफी हो गया। अब धीरे धीरे हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया। अब दोस्तों बात आती है इकॉनमी की। जो इकॉनमी का चैप्टर है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भी आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप कर लीजिए विथ न्यू डेटा। जैसे दोस्तों जीडीपी के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की अभी फ़िलहाल जीडीपी क्या है, स्टेट जीडीपी क्या है, आपको पता होना चाहिए इंडिया का जीडीपी क्या है, आपको पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो ये सब रटने की चीज़ है, आप कहीं राइट डाउन कर लीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। आप थोड़ा सा रटने के लिए आप बैंकिंग सिस्टम को पढ़ सकते हैं। जैसे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, MSF क्या होता है। आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसको बस आप रिलेट कर लीजिएगा न्यू डेटा से, उसमें न्यू डेटा का एडिशन कर लीजिएगा, बाकी आपका इकॉनमी तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ बात आती है जनरल साइंस, जो कि BPSC का बड़ा हॉट टॉपिक होता है। जनरल साइंस से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए हमारी तो विशेष रणनीति फिर होनी भी चाहिए। तो जनरल साइंस में दोस्तों मैं एक किताब आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा है, मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी है। ये इंसाइक्लोपीडिया आती है सामान्य विज्ञान अरिहंत की। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी किताब है, NCERT बेस्ड किताब है। आप इसको पढ़ेंगे और इसके पीछे जो भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं, इसको बनाइएगा। और अगर आप पढ़ना नहीं भी चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इसके पीछे जितने भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप कर ले जाइए, तो आपको इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और जब जनरल साइंस की बात आती है तो जनरल साइंस में हमारा ज़्यादा वेटेज जो होना चाहिए वो हमारे लाइफ साइंस अर्थात बायोलॉजी का लाइफ साइंस वाला सेक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगस आते हैं, डिजीज़ आती हैं, हमारा लाइफ साइकिल आता है। तो इस चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस एक हम बुक को भी करेंगे जो अरिहंत की आती है, जो जनरल साइंस के नाम से आती है। दोस्तों इसको भी करना है। अब दोस्तों बात आती है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में मुख्यतः आपको क्राउन पब्लिकेशन, आपको KBC नैनो, यही मुख्यतः 2 किताबों में से कोई एक किताब जो आपको, जिसकी भाषा अच्छी लगे, जिसकी आपको वर्तनी ज़्यादा शुद्ध लगे, आप उनमें से एक को चुन सकते हैं। वैसे मेरा ज़्यादा फोकस KBC नैनो पे होगा, क्योंकि KBC नैनो टू द पॉइंट चीज़ों को कवर किया हुआ है।
टू द पॉइंट चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो आप चाहें तो केबीसी नैनो को आप ले सकते हैं, केबीसी नैनो को पढ़ सकते हैं। बड़ी शॉर्ट में दिया हुआ है किताब, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। केबीसी नैनो में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। आपको इसमें प्राचीन काल बिहार नहीं पढ़ना है, मध्यकालीन बिहार नहीं पढ़ना, आधुनिक बिहार नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता चुका है कि जब आप आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षा वाणी की पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जो चीज़ें छूटेंगी आप सरसरी तौर पे देख सकते हैं। मुख्यतः आपको इसमें देखना क्या है, तो बिहार की कला एवं संस्कृति, बिहार की साहित्य एवं पत्रकारिता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तो आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई बहुत वैसे नहीं है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। तो ये करंट अफेयर जब बिहार का पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। आप बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या पॉलिटी सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम कहेंगे कि इसको भी विशेष कुछ नहीं पढ़ना है। बिहार में पंचायती राज के बारे में आपको ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि जैसे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन कब दिया गया था, तो वो 2006 में दिया गया था। बिहार में कितने स्तर का स्थानीय शासन है। आप ये टॉपिक जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे विधानमंडल, राष्ट्रपति शासन, आप न्यायपालिका, जुडिशियरी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है। आप यहाँ एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, तो जैसे जब आप स्टेट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे पॉलिटी में तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री, ये चूँकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हैं। बिहार के राज्यपाल को आप देख सकते हैं, ये प्योर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी बिहार का भूगोल, दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको बिहार का दक्षिण का पठार देखना है, बिहार का मैदान देखना है, उसकी प्राकृतिक संरचना देखनी है, उसकी शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र देखना है, और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। और आप देखेंगे बीपीएससी में सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो सॉइल एंड क्लाइमेट को तो छोड़ना ही नहीं है। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम को आपको पढ़ना होगा। हिमालय से निकलने वाली बिहार की नदियों की स्थिति क्या है, क्यों हिमालय से निकलने वाली नदियों में ही बाढ़ आती है, पठार से निकलने वाली नदियाँ बिहार के किन किन क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, फिर सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं, फिर प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप जब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बिहार की प्रमुख नहरों को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों कृषि एवं पशुपालन, इस पे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी है वो कभी कुछ भी क्वेश्चन कर सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में किस रीजन में कौन सी क्रॉप्स की खेती की जाती है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है। आप उसका आप मिल्क प्रोडक्शन को देख सकते हैं, आप भूमि उपयोग के पैटर्न को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप वन्य एवं जीव संपदा के बारे में, मतलब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरिया के बारे में, वेटलैंड क्या है, वेटलैंड को भी आपको देखना होगा। आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, आप तो जब वो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि वनों के प्रकार, मतलब वन कितने प्रकार के होते हैं। बिहार में राज्य की वन नीति क्या है, वन नीति में ये पता चलता है कि वन को लेकर के बिहार सरकार ने क्या क्या प्लान किया हुआ है, कितने समय में वो किस चीज़ों को अचीव करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें। फिर बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर खनिज दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं, तो आपको थोड़ा दक्षिणी बिहार वाले सेक्शन को ज़्यादा गहराई से देखना होगा क्योंकि पठारी पूरा क्षेत्र आपको देखने में मिलेगा। वहाँ पठारी नदियाँ होती हैं, वहाँ बाढ़ की आशंका बहुत ही कम होती है। अब बिहार जनगणना, जब बिहार जनगणना आप देखेंगे तो बिहार में मुख्यतः आपको देखना है कि बिहार में जनसंख्या कितनी है, बिहार की डेंसिटी कितनी है। आपको पता होगा कि बिहार भारत का सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला स्टेट है। बिहार में लिटरेसी रेट क्या है, आपको ये भी पता होगा। बिहार में लिटरेसी रेट इंडिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। और वहाँ
कितने लोग कितनी अर्बन पॉपुलेशन है, कितनी रूरल पॉपुलेशन है, इस चीज़ को भी देखना होगा। वहाँ पे ट्राइब्स कहाँ कहाँ सेंट्रिक हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, इस बात को भी देखना होगा। बाकी दोस्तों, अर्थव्यवस्था के बारे में हमको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में बिहार में मुख्यतः खनन उद्योग, कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो हमको मुख्यतः इसी पे देखना है। थोड़ा चीनी, चाय, जूट, वस्त्र, जो आप पूर्वी बिहार में जब ये जाएंगे तो पूर्वी बिहार में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो पूर्वी बिहार को भी थोड़ा सा आपको देख लेना है इसके संदर्भ में। अब दोस्तों आते हैं ऊर्जा संसाधन अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में बिहार का क्या अभी स्थिति है, बिहार किस अवस्था में पहुंचा हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे मुख्यतः आपको देखना होगा। ये आपकी चूँकि करंट अफेयर से जोड़ करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में अभी विद्युत का उत्पादन कितना है, प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी है और कितनी डिमांड है, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे कोसी मेची परियोजना, सोन नहर परियोजना, ऐसी कुछ परियोजनाएं बिहार में चल रही हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, पर्यटन की बात हुई तो बिहार सरकार अभी पर्यटन को लेके काफ़ी सक्रिय है, पर्यटन को लेके काफ़ी एक्टिव है। तो आप पर्यटन को भी लेकर के देख सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार ने क्या उन्नति की है। पर्यटन सर्किट के बारे में आप गांधी जी जहाँ बिहार में भ्रमण किए हैं उसको देखेंगे आप। फिर वाल्मीकि रामायण से जुड़े कुछ आपको सर्किट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको प्रमुख चीज़ों को थोड़ा सरसरी नज़र से देख लेना है। दोस्तों, अब आते हैं बिहार में कुछ जो नामचीन हस्तियां रही हैं, उन हस्तियों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानना ज़रूरी है। जैसे बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के हुए वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। आप बाबू कुंवर सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जगदीशपुर में उन्होंने 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उनमें उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। पटना में पीर अली हुआ करते थे जिन्होंने पटना से नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद आप जयप्रकाश नारायण जेपी बाबू को आप पढ़ेंगे। वो एक समाजवादी नेता थे, कैसे उनके आंदोलन ने इंदिरा गांधी को झुकने पे मजबूर कर दिया था, कैसे एक व्यक्ति के दबाव में आके सरकार इमरजेंसी जैसा बड़ा कदम उठा ली, तो आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और बिहार के खेल कूद एवं सिनेमा के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बिहार करंट अफेयर की बात आती है। तो दोस्तों, जब करंट अफेयर की बात आती है तो मैं आपको दृष्टि पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दृष्टि नो डाउट बहुत अच्छी किताब निकाला है, टू द पॉइंट किताबें हैं। और तो मुख्यतः हो गया। अब दोस्तों बचता है मैथ, जो स्पेशली इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैथ में आपको 2 सेक्शन मिलेगा, एक आपको रीजनिंग मिलेगा और एक आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, मैथ्स मिलेगा। इस मैथ्स में भी हम इस मैथ्स को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। तो अगर आपको मैथ आता है तो आप एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों को आप साथ में लेके चल सकते हैं। अगर आपको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आता तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अरिथमेटिक में आप थोड़ा बहुत फोकस करें, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एलसीएम, एचसीएफ, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपको टाइम एंड डिस्टेंस, आपको ट्रेन, आपको आगे हम कहें कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अलजेब्रा में, एडवांस मैथमेटिक्स में घुसेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि अभी इस समय अगर एडवांस मैथ्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको अरिथमेटिक जो एकदम साधारण होता है, एकदम आसान होता है, उसको भी आप नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये काफ़ी आसान होता है, आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। कैलेंडर आप कर सकते हैं, आप उसके बाद क्लॉक को कर सकते हैं, जो कि ये प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर और क्लॉक ये तीनों आपको रीजनिंग में भी मदद देगा। तो ये दोस्तों ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलते हैं तो बीपीएससी 2023 की जो टीचर वैकेंसी है, जिसमें अच्छे खासे पद हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों मैं अब आपको किताब दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने जो रिकमेंड किया। तो सबसे पहले आप बिहार का समग्र जो केवीसी नैनो की बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको कर सकते हैं, जो कि ये पीटी एवं मुख्य परीक्षा के लिए है। तो चूँकि आप जो हम बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो पीटी का पेपर होता है, बस वही पेपर आपको देना है, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है, उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है। मैंने बोला कि इंसाइक्लोपीडिया की जो जनरल साइंस की किताब है दोस्तों, इस किताब को पूरी तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तकरीबन आपको बहुत मोटी किताब है। इसमें लगभग हमको लगता है कि 600 से 700 पन्ने हैं, तो इसको पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसमें आप जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको बनाइए, उसको मेमोराइज़ करिए, बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। अब दोस्तों ये क्राउन पब्लिकेशन है, तो क्राउन पब्लिकेशन भी अच्छी किताब है, लेकिन चूँकि दोस्तों इसमें चीज़ों को बहुत विस्तार से दिया हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। अगर आप बीपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे होते तो फिर मैं केवीसी नैनो को रिकमेंड नहीं करता, फिर मैं क्राउन पब्लिकेशन को रिकमेंड करता। फिर दोस्तों ये परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें हालांकि आपको शुरू से दिया हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, लेकिन आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन में बस ये पढ़ना है कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति हमारे देश में आई थी और सबसे लास्ट में कौन सी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल जो थे वो हमारे देश में सबसे पहले आए थे। 1498 में वास्को डी गामा के रूप में वो पहला पुर्तगाली हमारे देश में आया था, जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो पहला अपना पैर रखा था। फिर वो सबसे बाद में वही लोग 1961 में गए। तो हमको ये नहीं पढ़ना, हमको मुगल साम्राज्य का पतन नहीं पढ़ना, हमको नवीन राज्यों का उदय भी नहीं पढ़ना। बंगाल का राज्य थोड़ा सा हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। दोस्तों मैंने कहा कि 1857 का विद्रोह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जगदीश बाबू ने बहुत ज़्यादा अहम योगदान दिया है बिहार के संदर्भ में, तो उसको पढ़ना है। भारत का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसमें बिहार में ये नहीं पढ़ना है। बिहार में आपको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से आपको जितने आपको अचीवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, और ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैथ के लिए ये सगीर अहमद, जो कि बिहार की ही एक पब्लिकेशन है, टाइम्स पब्लिकेशन, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट मेथड भी दिया हुआ है। हालांकि दोस्तों ऐसे समय में जब आप मैथ में कमज़ोर होते हैं तो शॉर्टकट मेथड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मैं तो शॉर्टकट मेथड को मैं अप्लाई करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लॉन्ग कट तरीके से जाइए। और बाकी अगर आप मैथ में थोड़ा बहुत आपको पहले से आता है तो फिर आप शॉर्टकट मेथड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इनकी किताब बहुत अच्छी किताब है, आप इनके स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फिर बाकी दोस्तों ये तो सदाबहार किताब है, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो सारी किताबों की राजा कह सकते हैं इसको, लूसेंट। ये भी संयोग देखिए कि ये भी बिहार से पब्लिश होती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें या इसमें दोनों में से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं। अगर इन दोनों में से मैं बताना चाहूँ तो आप घटना चक्र का ये सामान्य ज्ञान इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये करंट से अपडेटेड होती है और ये अपने प्रयागराज की एडिशन है, प्रयागराज से पब्लिश होती है। ये काफ़ी अच्छी किताब है, इलाहाबाद में काफ़ी लोग इसको पढ़ते हुए आपको मिलेंगे जो काफ़ी आज सफल हैं। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़िए। और
ज़्यादा बार पढ़िए। अगर जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट में दोस्तों, मैंने जो आपको पिछले 10 सालों का मैंने प्रैक्टिस सेट बोला, तो दोस्तों वो आपको यूनिक पब्लिकेशन की जो पटना की पब्लिकेशन ये भी है, उसके आप 10 सालों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी अपनाइए और इससे अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो आप सफलता की श्रेणी में अपने आप को खड़ा पाते हैं और खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों मैपिंग, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब हम ज्योग्राफी की इनफैक्ट डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का माउंटेन रेंज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम मैपिंग से पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी मेमोराइज होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप मैपिंग से इस चीज़ों को करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सेम यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार ज्योग्राफी के लिए। और दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी ऐसे आपको मैपिंग, ऐसे आपको ब्लैंक मैप आपके पास होना चाहिए। और ये बहुत महंगा नहीं मिलता दोस्तों, ये आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाता है। अगर हम कहते हैं कि अगर 2000-3000 खर्चा करने से ही आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, एक रेपुटेटेड जॉब मिल जाती है, एक सिक्योर लाइफ मिल जाती है, तो खर्च करने में कोई बुराई है। और अभी कोचिंग और ट्यूशन के चक्कर में ना पढ़ें, अभी सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। और दोस्तों अब लास्ट में आता है करंट। ये करंट ऐसा सेक्शन है कि जो आपकी सफलता और असफलता के बीच में खड़ा है। अर्थात अगर आप करंट पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं तो आप सफलता की कैटेगरी में अपने आप को पहुंचा लेते हैं। अगर आप करंट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप सफलता से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि करंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को हम कवर कर सकें। करंट में मुख्यतः आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आपको फॉरेन क्या क्या पैक्ट हुए हैं इंडिया से, एग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, भाग्य कोई ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छे पद पे गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों मैं करंट के लिए कोई किताब रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि करंट में अभी मैंने एक स्पीडी किताब पढ़ी थी जिसमें काफ़ी टेक्निकल एरर है, जिसको मैंने स्पीडी वालों से बात भी किया था। उन्होंने बोला भी है, आश्वासन भी दिया है कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूंगा, लेकिन चूँकि इतना वक्त कम है कि मुझे नहीं लगता कि वो किताब में संशोधन कर पाएंगे। तो ऐसे में मैं बोलना चाहूँगा कि आप बिहार करंट पढ़ते हैं तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है, आप इकोनॉमिक सर्वे को भी बनाइए। इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी बनाइए। करंट डेवलपमेंट है तो आप थोड़ा, अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप एक IS बाबा करके चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें वन लाइनर बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हालांकि वो स्पेशली IS के लिए है, लेकिन आपके लिए भी बड़ा यूजफुल होने वाला है। और ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप करंट अफेयर पे खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, खुद अपनी ऑन हैंड राइटिंग में अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और उन नोट्स को बार बार रिविज़न करिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कि दोस्तों तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी। हम ठीक है, अगली बार कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को कर दीजिए, आप अपनी तैयारी की नई रणनीति बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।